हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली कक्षा में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी प्रबल बल या कमज़ोर अम्ल यानी प्रबल अम्ल या कमज़ोर अम्ल क्या होते हैं, किस तरीके से हम प्रबल अम्ल को पहचानते हैं, कमज़ोर अम्लों को पहचानते हैं और इसके साथ साथ अम्लों की विशेषताएं क्या हैं, उपयोग क्या हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन में अम्लों को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हम जो है अपने इस चैप्टर में या इस अध्याय में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और हमने अम्लों को लेकर काफ़ी विस्तार चर्चा कर चुके हैं। और इस चर्चा के दौरान हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता चली और नई चीज़ों को हमने सीखा और देखा कि हमारे जो परीक्षा है उसमें भी ये काफ़ी उपयोगी हैं और काफ़ी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम वहीं बात करें अब क्षार की या फिर हम बात करें बेसिस की, तो कितने बेसिस होते हैं, किनको हम प्रबल बेसिस कहेंगे, यानी प्रबल जो है क्षार कहेंगे, किसको कमज़ोर क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस हम किन्हें कहेंगे और इनका क्या गणना है कि किसी के किस कारणवश हम इनको जो है प्रबल और कमज़ोर में बांटते हैं। जैसे आपको वहाँ पता होगा प्रबल और कमज़ोर के पीछे जो है बांटने के पीछे जो आधार था वो होता हमारा हाइड्रोनियम आयन, यानी हमारा जो हाइड्रोजन आयन H+ वह पानी के साथ मिलकर कितना H3O+ आयन जो बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, कितनी संख्या में बनाता है, उस आधार पर हम उसको कमज़ोर या प्रबल की जो परिभाषित कर रहे थे उसका यह हमारा मुख्य आधार था। वहीं अगर हम बात करें क्षार की यानी बेसिस की, तो बेसिस के पीछे क्या आधार रहेगा, किस तरीके से जो हमारा बेसिस है उसको हमने बांटा है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी जो प्रकृति है वो किस तरीके से है, किस तरीके की है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की चर्चा के लिए, जो कि आज हमारी बेसिस को लेकर यानी क्षार को लेकर की जाएगी। तो देखिए, बेसिस या बात करें धातुीय ऑक्साइड या धातुीय हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। यानी बेसिस क्या होते हैं, हमारे धातुीय ऑक्साइड मिलेंगे या जो हमारे हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे, यानी धातु के हाइड्रोक्साइड्स या धातु के ऑक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वह जब भी पानी में मिलते हैं, जो एक अम्ल या हाइड्रोनियम आयनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। यानी ऐसे हमारे मतलब आप क्या कह लीजिए, ऐसे भी हमारे कोई भी ऐसा हाइड्रोक्साइड या ऐसा धातुीय हाइड्रोक्साइड या धातुीय ऑक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि लवण या अम्ल से मिलकर यानी इसके साथ एसिड के साथ रिएक्ट कर कर जो है लवण यानी सॉल्ट या और पानी बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो वह आपको सॉल्ट, इसको इस तरीके से नहीं केमिस्ट्री के टर्म में लिखते हैं, वह आपको सॉल्ट और पानी बनाकर देगा यानी H2O देगा। उदाहरण के तौर पर कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यह सब के सब क्या हैं, यह सब के सब हमारे बेस हैं। क्योंकि जब भी ये देखिए, पहली बात तो कॉपर मेटल, मैग्नीशियम मेटल, सोडियम मेटल है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा अमोनिया की कैटेगरी आपको मैंने बता दी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। एल्युमिनियम मेटल है, तो इन मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इन मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या कर रहे हैं, यह हमारे अम्ल के साथ मिलकर लवण और पानी का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कॉपर, अगर मैं कॉपर को रिएक्ट करा दूं ऑक्सीजन के साथ, मान लीजिए कॉपर हमारा 2HCl में ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये CuCl2 और H2O की गणना कर रहा है। तो इसको इस तरीके से समझिए, कॉपर टूटा तो कॉपर किस में टूटा, 2 पॉजिटिव और O 2 नेगेटिव में, और वही मैं बोलूँ HCl, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये जो H है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि यह इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन यहाँ पर O के ऊपर 2 माइनस है, यहाँ पर 1 प्लस है, तो ऐसे हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो यानी हमें 2 मॉलिक्यूल यानी 2 एटम चाहिए, किसके, HCl के। तो 2 मॉलिक्यूल हमें HCl के चाहिए, तो इसलिए हमने 2 मॉलिक्यूल रख दिए, तो 2 ही वो बने Cl के, क्योंकि यहाँ पर भी 2 + 1 माइनस, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए और ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो हमें मिल गया CuCl। अब कितने Cl हैं, 2 Cl2, और कितने हाइड्रोजन हैं, 2 H2O, इस तरीके से। वहीं MgOH, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। देखिए
ये यहाँ पर ऐसे 2 क्यों लिखा, ये मैंने आपको बताया था शुरुआती के तौर पर, अगर आप याद करें तो जब हम शुरुआती जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपने रासायनिक विज्ञान के, तो वहाँ पर मैंने आपको यह सिखाया था कि किस तरीके से हम यह जो है मॉलिक्यूल या 2 एटम या 2 परमाणु अलग अलग तत्व के रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से बनते हैं। जो मैग्नीशियम होता है इसके ऊपर 2 चार्ज, यानी यह 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वहीं जो OH होता है यह 1 इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त कर सकता है। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए हमें 2 OH की ज़रूरत है। हमें क्या है, 2 OH की मात्रा की ज़रूरत है। तो क्या मैं करेंगे, तो हमें 2 OH चाहिए, तो हमें 2 OH की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इनके साथ 2 OH आ गए। वहीं बात करें हम H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तो SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए और वहीं हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होता है, तो यहाँ पर ये जो है H2SO4 बना देगा। अब क्या है कि ये हमारा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, और वहीं ये सल्फ्यूरिक जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, ये हमारा एसिड है, वह भी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब ये किस में टूटेगा, देखिए ये तो हमारा Mg2 पॉजिटिव और OH में टूट गया, और ये हमारा 2H पॉजिटिव यानी और SO4 2 नेगेटिव में टूट गया। यहाँ पर देखिए कुल मिला के ये 2 OH है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव हो गया, तो इन्होंने इसको पकड़ लिया और इसके पास 2 चार्ज ये दे सकता था और इसको 2 की ज़रूरत थी, ये दोनों आपस में मिल गए और ये दोनों मिल गए, तो ये बना MgSO4 और यहाँ इसके साथ बना H2O। कितने ऑक्सीजन है, 2, और कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 2H2O। ये आपका जो है, ये आपका बन गया लवण, सॉल्ट, और ये बन गया आपका जल या पानी या वाटर। इस तरीके से ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, जो ये केमिकल इक्वेशन हमने बनाई है, यह इस तरीके से हमारी रिएक्ट करी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड पानी में अवलीय होते हैं, यानी पानी में नहीं घुल सकते, एक्सेप्ट सोडियम घुल सकता है, पोटेशियम घुल सकता है, कैल्शियम घुल सकता है, ये भी थोड़े स्लाइटली घुल सकते हैं, स्लाइटली सोलेबल। वाटर सोलेबल बेसेस आर नोन एज अल्कलीज। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पानी में घुलनशील जो बेस होते हैं, जो पानी में घुलनशील क्षार होते हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली। जैसे कि सबसे आम अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको मिल भी जाएगा, लैब में लिखा रहता है NOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यह हमारे अल्कली हैं। तो अल्कली और अल्कलाइन 2 तरीके के होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में पूरी तरह विभाजित होते हैं, यानी पूरी तरीके से टूट जाते हैं अपने जलीय विलयन में, यानी ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, वहीं K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं अपने जलीय विलयन में। तो आपको याद रखना है कि जो पानी में घुलनशील बेस होते हैं या पानी में घुलनशील क्षार होते हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें मजबूत अल्कली कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, उनके जलीय विलयन में कमज़ोर रूप से विभाजित या आयनित होते हैं। यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं, ये अपने जलीय विलयन में कमज़ोर रूप से विभाजित आयनित होते हैं, यानी ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाते। ये कुछ ही विभाजित हो पाते और ज़्यादातर विभाजित नहीं हो पाते। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये विभाजित होगा तो यह हमारा Ca2 पॉजिटिव और OH जो है, हमें कितना OH नेगेटिव होगा, तो हमें 2 OH की संख्या लेनी पड़ेगी, 2 OH नेगेटिव। इस तरीके से ये टूटेगा। वहीं अमोनिया की बात करें तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में यह विभाजित होगा। इन्हें कमज़ोर अल्कली कहा जाता है। तो
दोनों अल्कली हैं, दोनों पानी में घुलनशील हैं, लेकिन वह मजबूत अल्कली हैं क्योंकि अल्कलीज हैं, क्योंकि वह क्या है, पानी में ज़्यादा वो पूरी तरीके से विभाजित होकर घुल जाते हैं। यह कमज़ोर अल्कली है क्योंकि यह पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाते। सभी अल्कली बेस होते हैं, जो सभी अल्कली होते हैं वह बेस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं होते। याद रखिएगा, सभी अल्कली ही बेस होंगे पर सारे क्षार अल्कली नहीं होंगे। सभी अल्कली क्षार होंगे पर सारे क्षार अल्कली नहीं होंगे, इस बात को आपको याद रखना है। फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, अब इन्होंने दे दिया कुछ हमारे को, हमें कुछ क्षारों के नाम दे दिए, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इसको हमने बोला फेरिक और इसको हमने बोला क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये जो हमारे क्षार हैं, ये क्षार हैं पर ये अल्कली नहीं है क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं होते। फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं लेकिन अल्कली नहीं होते क्योंकि वे पानी में घुलनशील यानी वह घुलनशील नहीं होते हैं। इस बारे में आपको पता है, ये जानकारी होनी चाहिए। अब जो है बांटा गया क्षार को उनकी शक्ति यानी दो आधारों पर। पहला उनकी शक्ति के आधार पर, यानी किनको हम मजबूत कहेंगे, किनको हम कमज़ोर कहेंगे। दूसरा उनकी अम्लता के आधार पर। अगर हम बात करें पहले विभाजन की, उनकी शक्ति के आधार पर, तो बेस जो हमारा क्षार होता है, क्षार की शक्ति के आधार पर वे मजबूत क्षार और कमज़ोर क्षार के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी क्षार की शक्ति के आधार पर हमने दो हिस्सों में बांटा, एक मजबूत क्षार और एक कमज़ोर क्षार। मजबूत जो हमारे क्षार जलीय विलयन में लगभग पूर्ण विभाजन का अनुभव करते हैं, यानी अल्कली। यहाँ पर बात किसकी होगी, अल्कली की। जो अल्कली होते हैं उन्हें मजबूत कह सकते हैं क्योंकि वह भी जल में पूर्णतः घुलते हैं। तो वह जल में घुलने जब वो घुलनशील होते हैं, तो जब वह जल में घुलते हैं तो वह जल में OH माइनस की मात्रा जो है उच्च संचय उत्पन्न होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में OH की मात्रा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, तो मैंने आपको बताया, देखिए किस तरीके से टूटेगा। ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यह इनका जलीय में यह घुलन है। तो Na पॉजिटिव और O माइनस नेगेटिव, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर अल्कली जलीय विलयन में केवल आंशिक विभाजन यानी कम विभाजन होते हैं, या आयनन होता है, यानी कम विभाजन होंगे या कम आयनित होंगे, जिससे विलयन में हाइड्रोक्साइड की कम सचन्यता उत्पन्न होती है। यानी जो OH की जो मात्रा है वह कम होती है, और OH की मात्रा कम होने की वजह से हम उसे कमज़ोर अल्कलीय बोलते हैं। उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूर्णतः जो है विभाजन नहीं होता इसका, और या फिर पूर्णतः यह आयनित नहीं होता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम चर्चा करें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पूरी तरीके से आयनित नहीं होगा। तो यह जो है 2 पॉजिटिव और ये भी 2 पॉजिटिव में जो है टूट जाएगा। ये NH4, ये जो है, ये इसको ठीक से लिख लीजिए। इसकी जगह लिखेंगे आप NH4OH को अगर आप जल में देखते हैं तो यह NH4 नेगेटिव पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आप लिखेंगे इसकी जगह। आगे बढ़ते हैं। उनकी अम्लता के आधार पर जो संख्या हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH माइनस आयन जो एक बेस के अनुभाग का प्रति जलीय विलयन में उत्पन्न की जा सकती है, या जिसके साथ एक अम्ल का हाइड्रोजन आयन एक बेस के अनुभाग के साथ प्रतिक्रिया करेगा, केवल नमक और पानी उत्पन्न करने के लिए उसे बेस की अम्लता के स्वरूप जाना जाता है। एक बेस जो मोल्टन स्टेट या जलीय विलयन में विघटित होता है ताकि प्रति अनुभाग एक OH माइनस आयन और उत्पन्न कर सके, ऐसे मोनोएसिडिक बेस के रूप में माना जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम इनकी अम्लता के आधार पर देखें तो इसको दोबारा समझते हैं। जो हमारे OH की मात्रा है, यानी जो संख्या OH आयन में जो है संख्या प्राप्त हो रही है,
यानी जो एक बेस के अनुभाग के प्रति जलीय विलयन में उत्पन्न की जा सकती है या जिसके साथ एक अम्ल का हाइड्रोजन आयन या एक बेस का अनुभाग प्रतिक्रिया करेगा, केवल नमक और पानी उत्पन्न करने के लिए ऐसे बेस की अम्लता के रूप में जाना जाता है। The number of hydroxyl ions which can be produced per molecule on the base in solution, यानी जो पर मॉलिक्यूल यानी जो हमारा जिस OH की मात्रा है जो प्रति हम बात करें मॉलिक्यूल के आधार पर प्रकट हो रही है या उत्पन्न हो रही है, और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या जो हाइड्रोजन आयन जो एसिड में जो बनता है विद विच अ मॉलिक्यूल ऑन द बेस विल रिएक्ट, और उसके साथ जिसके साथ बेस रिएक्ट हो रहा है उसके आधार पर हम उसकी एसिडिटी नापते हैं। उदाहरण के तौर पर एक क्षार जो मोल्टन स्टेट यानी जो अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर जो अपने जलीय विलयन या विघटित होता है ताकि प्रति अनुभाग OH माइनस आयन उत्पन्न कर सके, यानी जब हम किसी क्षार को उसके जल में जल विलयन करते हैं, उसको जल में देखते हैं तो OH माइनस आयन उत्पन्न होता है। ऐसे मोनो एसिडिक के बेस में और जो सिर्फ OH माइनस आयन देता है उसको हम मोनो एसिडिक या एकीय क्षार कहते हैं, जैसे NOH, KOH और NH4OH। तो इन सब में से एक OH की मात्रा ही निकल रही है तो इसे हम एकीय क्षार OH यानी आयन कहते हैं। एक आधार जो गलित स्थिति में या फिर हम बात करें, देखिए अ बेस दैट डिसोशिएट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 2OH, यानी एक ऐसा क्षार जो 2OH जो आयन है उनकी मात्रा उत्पन्न करता है जब वह अपने मोल्टन यानी वो अपने पिघले हुए गलित स्थिति में हो या अपने जलीय विलयन की स्थिति में हो, तो जब 2OH माइनस की जो आयन की उत्पन्नता करता है द्विआलमीय कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विआलमीय कहेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसके अंदर से 2OH की मात्रा जो है टूट कर निकलती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड इसके अंदर से भी 2OH की मात्रा टूट कर निकलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा बेस जो जलीय विलयन में विघटित होता है और प्रति अणु 3 यानी 3OH की मात्रा या 3OH आयन उत्पन्न करता है। पहला एक कर रहा था तो हम उसको एकीय क्षार कह रहे थे। अगर कोई 3 की दो उत्पन्न कर रहा था, दो की जिसको उसको हम क्या कह रहे थे, दो क्षारीय, और अब यहाँ पर 3 उत्पन्न कर रहा है तो त्रिय अम्लीय तीनरीय अम्लीय बेस कहा जाता है। इसे ट्राई एसिडिक बेस कहा जाता है, तो उसको डाई एसिडिक यानी 2 एसिडिक जो है अम्लीय बेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मात्रा है वह 3OH माइनस आयन की है। आगे बढ़ते हैं। जो बेस होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो थोड़ा तीखा और कड़वा होता है। तो जो आपका बेस होता है उसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। वे संकेत का रंग बदलते हैं, यानी वो इंडिकेटर जो है उनका रंग बदल देते हैं, और इनके इंडिकेटर क्या हैं, वे लाल लिटमस को नीला करते हैं और वहीं जो हमारे अमल थे वो नीले लिटमस को लाल कर थे। यह मिथाइल ऑरेंज के नारंगी रंग को पीला करते हैं और वह मिथाइल ऑरेंज के नारंगी रंग को गुलाबी कर रहे थे। यह फिलोप्थिलीन रंग से गुलाबी में बदलते हैं, वह फिलोप्थिलीन को रंगहीन कर रहे थे। तो ये जो टेस्ट है, जिस तरीके से मुझे ये याद है उसी तरीके से यह आपको याद होने चाहिए कि क्षार के लिए क्या टेस्ट होता है ना, और उसके बाद अमल के लिए क्या टेस्ट होता है, इसके बारे में आपको जो है जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तभी आपका जो परीक्षा है उसमें आप उत्तीर्ण हो पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ तक अभी तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी तरीके की असुविधा नहीं आई होगी। जो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं यह आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे साबुनी पदार्थ हैं, यानी उनसे अगर आप उन्हें छुओगे तो उनको आपको क्या लगेगा, छूकर साबुन, जैसे आपने साबुन को छुआ है उसके जैसा आपको एहसास होगा। अर्थात वे स्पर्श करने पर फिसलने वाले होते हैं, यानी वो थोड़े से फिसलन होते हैं, स्लिपरी होते हैं कि आप उनको टच करोगे तो थोड़ा फिसलने का सा आपको अनुभव होगा। हम जानते हैं कि अल्कली तेल के साथ प्रतिक्रिया करके साबुन बनाया जाता है। तो जो अल्कली होता है अगर उसको आप तेल के साथ मिलाओगे, तेल के साथ आप उसको रिएक्ट कराओगे तो वह साबुन बनाता है। क्योंकि हमारी त्वचा में तेल यानी वास के रूप में, तो हमारी जो बॉडी होती है ना, जो हमारा फैट होता है यह तेल के रूप में जो है तेल हमारी बॉडी में फैट यानी वसा के रूप में जो है जमा होता है।
अब होता क्या है कि जब ये आपके शरीर में वसा के रूप में जमा होता है, तो जो तेल है वह तेल धीरे-धीरे आपके शरीर में वसा बन जाती है। वसा ब इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा तेल नहीं खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर में फैट ना आए। जब हम कॉस्मेटिक सोडा यानी एनओएच को कॉस्टिक कॉस्टिक सोडा सॉरी नॉट कॉस्मेटिक कॉस्टिक सोडा एनओएच को या कॉस्टिक पोटैश क्यूएच को छूते हैं तो एक प्रतिक्रिया होती है और साबुनी समाधान बनता है। तो इसलिए जब आपने छुआ और आपके शरीर में थोड़ा तेल होता है तो उसकी वजह से आपको साबुनिया जो है टच लगेगा। वे त्वचा पर हल्का संश्लेषी क्रिया यानी आपको कोरोसिव हल्का जलन दिखाते हैं, यानी आपको जो है जलन का एहसास या जलन जो है उसको आपको देखने से या उसका आपको एहसास होगा। आगे बढ़ते हैं। मजबूत अल्कली वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बोनेट बनाती है। तो जो मजबूत अल्कली होता है जैसे NOH, वह कार्बन डाइऑक्साइड वानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा। और इसके साथ रिएक्ट करने के साथ वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनेट बनाता है, यानी C2NO3 बना देता है और H2O3 बना देता है। तो इसीलिए जो हमारे बेस होते हैं, जो प्रबल क्षार होते हैं, उनको हम ढक कर रखते रहें। जिंक, एल्युमिनियम और लेड के हाइड्रोक्साइड अर्थात ZnOH2, AlOH3 और PbOH2 जो है अम्फोस्टोरिक प्रकृति में प्राप्त होते हैं या एम्फोटर्मिक प्रकृति में प्राप्त होते हैं। एम्फोटर्मिक का मतलब है जो दो तरीके का व्यवहार दिखाएंगे, वह क्षारीय व्यवहार भी दिखाएंगे, वह अम्लीय व्यवहार भी दिखाएंगे, यानी वह एसिड की तरह भी काम करेंगे, वह बेस की तरह भी काम करेंगे। अब हम कुछ इस्तेमाल देख लेते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। किसका? क्षार का, बेसिस का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NOH होता है, वह साबुन के निर्माण में होता है। तो जहाँ पर भी आपका साबुन बनता है, चाहे वो किसी भी तरीके का साबुन हो, कितना महंगा हो, कितना सस्ता हो, उन सब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाने की जो प्रक्रिया है उन्हें गुजरना होता है। वहीं बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नमक साबुन के निर्माण में और बैटरी के उपयोग में होता है। तो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको नमक के निर्माण में दिखेगा, बैटरी के उपयोग में देखने को मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण और कठोर पानी को मुलायम करने के उपयोग में कहा जाता है। देखिए, एक होता है हमारा हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। इसकी पहचान क्या होती है? जो आपने देखा होगा साबुन को जब हम पानी के साथ रखते हैं तो वह झाग या फोम बनाता है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें झाग की मात्रा नहीं बन पाती, और वहीं जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें जो झाग है वह अच्छे से बन जाता है। तो उसी सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बदलने के लिए हम कार्बन हाइड्रोक्साइड से उसको जो है रिएक्ट कराते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में उपयोगी होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटा एसिड यानी, अगर देखिए अब हम बात कर रहे थे एसिडिटी को लेकर कि आपके पेट में जो है एसिडिटी बनती है तो आप क्या करते हैं, सोडा वाटर पीते हैं। देखिए, जब भी आपके पेट में ऐसा कुछ हो, एसिडिटी हो या कुछ भी ऐसी बात हो, तो आप क्या करें, आप जो है पानी में कभी भी सोडा वाटर या आप सोडा पानी ना पिएं, ना किसी तरीके का कोल्ड ड्रिंक का सेवन करें, क्योंकि ये इसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, आपको हमने अभी पढ़ाया था। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH2 होता है, ये आपके एंटा एसिड्स जो गैस के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया जाता है, उसके लिए उसकी अम्लता को समाप्त करने के लिए बनाया, पेट की जो अम्लता है उसको समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। जो एंटासिड्स बनाए जाते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। चाहे वो आप डाइजीन ले लो या किसी और दूसरा नाम ले लीजिए जो एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता है। वहीं हम बात करें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, या अग्निशमक में फोमिंग, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो हमारे अग्निशामकों में फोमिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जो फोम निकलता है वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल को देखें तो ग्रीस के जो कपड़ों पे ग्रीस के जो निशान है वह लग जाते हैं, उनको हटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है।
मैग्नीशिया मैग्नीशिया रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यानी अग्निरोधी ईंटों के इस्तेमाल में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सुखाने के एजेंट यानी ड्राइंग एजेंट या फिर मूल फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सारे उपयोग आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं अब हम लवण यानी सॉल्ट की। जो लवण एक यौगिक है जो एक अम्ल और आयनीकरण के योग्य या हाइड्रोजन परमाणुओं के आशंकित का पूर्ण विनिमय द्वारा एक धात्विक आयन या एक अमोनियम आयन द्वारा बनता है। देखिए, जो आपका जो ये सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट मैंने आपको बताया एसिड, अम्ल और क्षार का जो रिएक्शन होता है यह हमारा जो है सॉल्ट बनाता है। अब जो आपका एसिड होगा वो मेटेलिक आयन या अमोनियम आयन जो है वह पैदा करेगा। वह अमोनियम आयन और मेटेलिक आयन को ही हम लवण कहते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट को अगर आप जो है H2SO4 के साथ कम से कम 200 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे तो आपको NaHSO4 सोडियम डाइसल्फेट सोडियम बाइसल्फेट और HNO3 का जो है आपको मिल जाएगा। सॉल्ट दो तरीके से जो है वर्गीकृत किया जाता है, एक सामान्य नमक और एक दोहरे नमक, डबल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, मिश्रित सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट यानी क्षारीय सॉल्ट, और इसको हम बोलते हैं अम्लीय नमक, लवण। यहाँ नमक की जगह आप लिखेंगे लवण। इनको सही नाम देखिए लवण होता है। हम केमिस्ट्री में नमक नहीं कहते, लवण कहते हैं, याद रखिएगा। बेसिक को हम बोलते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। और ये हो गया हमारा जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखिए, जो सामान्य लवण होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, सामान्य लवण होते हैं। सामान्य लवण एक अम्ल और आयनीकरण योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण विनिमय द्वारा बनाए जाते हैं जो एक धात्विक व अमोनियम आयन द्वारा होता है। यानी आप जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए या वीक एसिड या वीक बेस ले लीजिए। तो जब हम बात करें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की और एक स्ट्रॉन्ग बेस की, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल, जो आपका प्रबल एसिड होता है या फिर प्रबल जो अम्ल होता है या फिर प्रबल क्षार होता है, यह पानी में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। तो यह जब पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाएंगे तो ये इनका एक एक जो हमारा परमाणु है वह टूट जाएगा और हर एक परमाणु टूटने के साथ वह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ से क्लोरीन सोडियम के साथ और OH H के साथ जो है जुड़ जाएगा। इस जुड़ने की वजह से यहाँ पर एक नमक और पानी की मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। वहीं H2SO4 और NOH को आप आपस में मिलाएंगे तो N2SO4 सोडियम सल्फेट और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास पानी। तो सामान्य लवण के लिए एक अम्ल का आयनीकरण का योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्ण विनिमय द्वारा बनाए जाते हैं। यानी पूरी तरीके से हाइड्रोजन परमाणुओं का तोड़ना, या फिर वो मेटेलिक हो या फिर अमोनियम आयन के साथ। तो इस तरीके से आपका जो लवण है वह सामान्य लवण है, वह आपका बनता है। तो हमारे सामान्य लवण जो हैं कई अन्यकरण जो आयनीकरण योग्य हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, जैसे कि NaCl, N2SO4, KCl, CSO4, ये आपके क्या हैं, सामान्य लवण हैं। इनको याद रख लीजिए यदि सामान्य लवणों के उदाहरण हैं। तो ये सब क्या है, ये सामान्य लवण के उदाहरण थे। और हमारा क्या होता है, एसिडिक या फिर अम्लीय लवण क्या होते हैं। अम्लीय लवण एक बहुबेसिक अम्ल, या फिर देखिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल, यानी जो बहु बेसिक अम्ल या आयनीकरण हाइड्रोजन अणु के आंशिक की प्रतिस्थापन से बनते हैं जो एक धातु या अमोनियम आयन द्वारा है। एक और तरीका होता है एसिडिक लवण बनाने का। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आपने वीक बेस ले लिया। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है जो मैं आपको लिख रहा हूँ। तो इसकी वजह से देखो जो है स्ट्रॉन्ग जैसा जो ज़्यादा प्रबल है उसकी ही प्रबलता का लवण बनेगा, यानी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा।
और उसके साथ साथ पानी बनेगा, वाटर बनेगा। तो जैसे NHSO4+2 ये हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं NHSO4 3, N2HPO4, NH2PO4। तो ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है। मूल नमक यानी बेसिक नमक क्या होते हैं? मूल नमक एक द्वितीय या त्रिय अम्लीय बेस के हाइड्रोक्सिल समूहों के आंशिक प्रतिस्थापन द्वारा अम्लीय रेडिकल से बनाए जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ये OH यहाँ से टूटेगा तो एक OH वाटर बन जाएगा और एक यह बेसिक सॉल्ट बना देगा। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं अम्लीय का कैसे। अन्य उदाहरण है जैसे MgOHCl, CuOHCl, CuOH और NO3 आदि। और उसके बाद आता है हमारा डबल ए नमक। डबल नमक पानी में घुलने और क्रिस्टल बनाने वाले दो साधारण नमक के संगठन द्वारा बनता है। यानी ऐसे हमारे जो पानी में घुल के जो बन जाते हैं या उनको क्रिस्टलाइज हो जाते हैं उनके हिसाब से, जैसे पोटाश एलम, मोहर सॉल्ट FeSO4, फेरिक एलम, है ना। ये आपको याद रखने, ये सारे नाम याद रखने विद इनका केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र आपको और नाम याद पता होने चाहिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा में सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। वहीं बात करें मिश्रित लवण की। मिश्रित लवण वह होते हैं जिनमें एक से अधिक बेसिक या अम्लीय रेडिकल होते हैं। यानी एक से अधिक बेसिक या अम्लीय रेडिकल होंगे तो वह हमारे मिश्रित लवण होंगे। उदाहरण के तौर पर सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। तो सोडियम पोटेशियम और कार्बोनेट। ब्लीचिंग, कैल्शियम OlCl और Cl भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया। लवण में मौजूद आयन जो अम्ल में उत्पन्न होते हैं उन्हें अम्लीय रेडिकल कहा जाता है और जो बेस में उत्पन्न होते हैं उन्हें बेसिक रेडिकल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो लवण, ये जो लवण है इसके अंदर जो आयन अम्ल में उत्पन्न हुए तो उसे अम्लीय रेडिकल कहेंगे, जो बेस में उत्पन्न हुए तो उसे क्षारीय रेडिकल कहेंगे। अम्ल प्लस बेस, सॉल्ट प्लस पानी। तो आपको ये याद रखना है, अम्ल प्लस बेस, यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे, सॉल्ट और पानी देता है। जैसे HCl में NOH डालेंगे तो ये आपका सॉल्ट यानी लवण और पानी। तो NaCl एक नमक है। NaCl सोडियम आयन हो गया और OH क्या हो गया इसमें से प्राप्त होता है, इसलिए Na+ को मूलभूत रेडिकल कहा जाता है, इसीलिए इसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। जबकि क्लोराइड आयन को एक अम्ल HCl से प्राप्त होता है, इसलिए इसको Cl- को अम्लीय रेडिकल, ये अम्लीय रेडिकल हो गया, ये हमारा बेसिक रेडिकल हो गया रूप माना जाता है। इस प्रकार सामान्यतः कटायन एक बेस से प्राप्त होता है। हाँ, बस कटायन आपको एक बेस से मिल जाएगा और इस मूलभूत को रेडिकल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, मूलभूत रेडिकल, क्योंकि यह हमें कहाँ से मिला, ये जो कटायन है ये हमें बेस से मिला, वहीं क्षार से मिला। जबकि एक अनायन जैसे Cl- क्या है, एक अनायन है जिसपे माइनस का चार्ज है, यह एक अम्ल से प्राप्त होते हैं तो इन्हें अम्लीय रेडिकल यानी अम्ल से प्राप्त होते हैं इसे अम्लीय रेडिकल कहते हैं। जैसे कि चलिए सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, तो Na+, K+ और CO3+। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि Na+ हो गया और K+ हो गया। जो ये CO3 है ये CO3 2- है, CO3 2- है और ये अम्लीय प्लस हो गया। तो ज़रा ध्यान से देखिए K+ और Na+, तो सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट में दो मूल रेडिकल हैं क्योंकि ये दो आपको लवण से वो दिए, तो आपको क्षार से मिले, और एक अम्लीय रेडिकल है जो CO3 2- है, ये अम्लीय रेडिकल है। तो ये बात को आप याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी Ca2+ हो गया, OCl- और Cl-। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर में भी दो अम्लीय रेडिकल हैं, OCl- और Cl-, और एक आपका मूल रेडिकल है। इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आता है हमारा जटिल लवण। जटिल लवण वह होते हैं जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यानी अगर आप उसको ठोस अवस्था में भी देखो या फिर आप उसको सॉल्यूशन में भी देखो, वह अपनी पहचान बनाए रखेंगे। वे एक साधारण आयन और अन्य जटिल आयन के विघटन के बाद दे सकते हैं। यानी वह क्या हो सकता है कि पहले एक साधारण आयन होगा फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन भी देगा। यानी अगर कोई जटिल नमक टूटता है तो वह एक साधारण नमक और एक जटिल नमक में टूटेगा। जैसे सोडियम, इसके बाद अर्जेंटोसाइनाइड जो है यह दो हिस्सों में टूट सकता है। एक तो आपका सोडियम आयन में टूट जाएगा और बाकी का ये हमारा AgCN2 आयन में टूट जाएगा। यानी ये दो आयन में आपस में टूट जाएंगे, इसको साधारण फोन जटिल आयन कहते हैं।
अब इसके कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे AgNH3 2Cl, तो ये Ag पॉजिटिव में टूट गया, है ना, और ये Cu में टूट गया, और ये K में टूट गया। तो इनके नाम याद रखने, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर सेकेंड, यहाँ पर कॉपर का जो है सेकेंड है क्योंकि Cu2 पॉजिटिव पे चार्ज लगा हुआ है। पोटेशियम मैक्यूरिक ऑक्साइड लिया है क्योंकि यहाँ पर मरकरी Hg मरकरी को इस्तेमाल करा गया है। सिल्वर अमोनियो क्लोराइड लिया है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर अमोनियो क्लोराइड लिया है। अब हम उदाहरण देखें, सोडियम क्लोराइड का जो है इस्तेमाल कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप ज़रा देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड को सामान्य नमक, मेज का नमक या रॉक सॉल्ट या समुद्री नमक भी कहा जाता है। समुद्री नमक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसकी हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो हम इसको ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, वह समुद्र से प्राप्त किया जाता है। रेडिकल क्लोराइड या जलीय विलायन का ब्रोमीन कहा जाता है। इसको ब्रोमीन का क्योंकि ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन यानी पानी और साधारण नमक के घुलन को हम ब्राइन कहते हैं, या इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आमतौर पर MgCl2 और CaCl2 की अशुद्धियों, इसके अंदर क्या होता है, MgCl2 और CaCl2 की अशुद्धियाँ होती हैं कि उपस्थिति के कारण हवा में से नमी सोखने की प्रकृति वाला होता है। यानी इसमें ये अशुद्धियाँ होती हैं, और अशुद्धियों की वजह से देखा होगा कि जो नमक है वह नमी सोख लेता है और थोड़ा सा गीला हो जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग फिश, मीट आदि जैसे खाद्य इलाकों के संरक्षक के रूप में किया जाता है। जैसे आपने बताया होगा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके सोडियम नमक में प्रिजर्वेटिव में भी काम होता है, नमक का जो है इस्तेमाल खाने के पदार्थों में भी इस्तेमाल किया जाता है और संरक्षक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग चमड़ा और वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। यह निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए फ्रीजिंग मिश्रण के उपयोग में भी किया जाता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना है तो उसके लिए भी जो सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, उसमें हम नमक डाल देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का आमतौर पर सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का नाम हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग एक दवा सोडा बिकार्ब के रूप में किया जाता है जो पेट के अमल को नष्ट करता है। यानी पेट में अगर एसिड बन जाता है तो सोडिया बिकार्ब हम यूज़ करते हैं, उससे हमारा जो पेट का एसिड है वो कम हो जाता है। इसका व्यापक रूप से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इसका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तर्ज रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, जो होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है। तो ये जो यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया करके इनको ध्यान से सुने और इनको अपनी कॉपी में लिखें, जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। बेकिंग पाउडर NaHCO3, 30 स्टार्च, 40 कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, 10 NaClSO4 2 का उपयोग करके भी तैयार किया जाता है। तो ये बताया हुआ है कि इन सब के इस्तेमाल से इन सब के उपयोग से जो है बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल यह उत्पन्न किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो एफर्सवेंट ड्रिंक्स या अग्निशमकों के निर्माणों में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल, सोडियम का जो है हमारा कार्बोनेट है, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह इसके हाइड्रेटेड रूप में जाना जाता है, ये अपने हाइड्रेटेड रूप में रहता है। सामान्य रूप डेकाहाइड्रेट के तौर पर रहता है, यानी 10H2O, यानी इसके अंदर हाइड्रेटेड है क्योंकि इसके अंदर पानी का जो है 10 मॉलिक्यूल हैं। इस रूप में इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, तो इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम जो अनहाइड्रस रूप में जो है सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग धुलाई और पानी को नरम करने के लिए धुलाई सोडा के रूप में, गिलास कास्टिक सोडा, साबुन पाउडर के आदि के निर्माण में, प्रयोगशाला प्रतिक्रियाशाला के रूप में, यानी NO2CO3 K2CO3 के मिश्रण का फ्यूज मिश्रण कहा जाता है। तो इनके मिश्रण को हम बोलते हैं फ्यूज मिश्रण, जो कि टेक्सटाइल और पेट्रोलियम के इस्तेमाल में भी उसका जो है उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरकों और उत्पादन के विस्फोटक और आतिशबाजी के लिए किया जाता है। यह गर्म होने पर ऑक्सीजन छोड़ता है और माचिस की आग लगाने की सहायता करता है। यानी पोटेशियम नाइट्रेट आप क्या करते हैं, जो है एक्सप्लोसिव यानी आतिशबाजी के तौर पे या धमाके के तौर पे के लिए उपयोग किया जाता है, और जो माचिस होता है उसमें भी यही उपयोग होता है।
पोटेशियम नाइट्रेट संबंधित सोडियम यौगिकों की तुलना कम हाइड्रोस्कोपिक होता है क्योंकि इसमें K+ कटायन बड़ा होता है और पानी अणु द्वारा मजबूती से हाइड्राइट होता है। कॉपर सल्फेट तांबे के सल्फेट या पेंटाहाइड्रेट को नीला धोधा या नीला, इसको क्या होता है, न्यू विट्रोल और नीला धोधा भी कहा जाता है। तांबे का सल्फेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आता है, और इलेक्ट्रोटाइपिंग या इलेक्ट्रो प्रिंटिंग और रंगाई के रूप में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और यह कृषि का एक फिंगसाइड और जर्मिसाइड, फंगीसाइड यानी फंगस से बचने के लिए, और जर्म यानी कीटों से बचने के लिए के रूप में भी उपयोग होता है। बोर्डो मिश्रण जैसे तांबे का सल्फेट और चूना होता है, वह अंगूर, पेड़, आलू आदि पर मोल्ड या फंगी को मारने के लिए, जैसे मोल्ड या फंगी लग जाते हैं आलू पर, उनको खत्म करने के लिए इस मिश्रण को डाला जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से फेलिंग समाधान की तैयारी, प्रयोगशाला प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा के एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, और इसका व्यापक रूप से विद्युत बैटरियों में भी उपयोग किया जाता है। पोटैश एलम को देखें तो पोटैश एलम का एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जलीय विलयन एल्यूमिनियम सल्फेट या हाइड्रोसिल्स के कारण अम्लीय होता है। जब इसे गर्म किया जाता है, तो जब आप इसको 92 डिग्री पर गर्म कर पर पिघल जाएगा, और आगे गर्म करने पर यह क्रिस्टलीकरण के संपूर्ण जलनहीन करता है और फूल जाता है, यानी ये स्वेल कर जाएगा, मोटा हो जाएगा। उत्पन्न हुई सूजी द्रव्यमान को जली हुई फिटकरी या फूल फिटकरी कहा जाता है, यानी यहाँ से हमें फिटकरी मिलती है। पोटैश जो फिटकरी का उपयोग जल शोधन, वस्त्रों जल रोधी बनाने और रंगाई और पेपर उद्योग में किया जाता है। यानी पोटैश जो है कहाँ से मिल रहा है हमें, पोटैश एलम से। इसको हीट करने पे फिटकरी प्राप्त होती है। इसे रक्त स्राव रोकने के लिए स्टेप्टिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कुछ लवण एक निश्चित मात्रा या जल के साथ एकजुट होते हैं, जिसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण नमकों के साथ ढीले रासायनिक संयोजन होते हैं, और इन नमकों के क्रिस्टलों को 100 डिग्री पर ऊपर गर्म कर बाहर निकाला जा सकता है। जैसे ब्लू क्रिस्टल हो गया CuSO4, अगर आप इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, और इसको जो है हमें वाइट पाउडर मिल जाएगा। इसी वाइट पाउडर में आप 2 बूंद पानी डाल दीजिए, ये दोबारा ब्लू क्रिस्टल बन जाएगा। अब ये जो इसके आगे की चर्चा है वह हम अपनी अगली कक्षा में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। आप अच्छे से इनका जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी तरीके की समस्या होती है आप हमसे पूछिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली कक्षा में। शुक्रिया।